नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वायरस बाबा पर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपके करंट अफेयर में जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो उन टॉपिक को मैं बताऊंगा और उनसे कुछ क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं, ये जितने भी टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इनको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एग्ज़ाम है का टॉप 35 ट्रेंडिंग टॉपिक्स, और कब से कब तक का है, तो सितंबर 2025 से और जो फरवरी 2026 के बीच में जो टॉपिक हॉट टॉपिक रहा है उन्हीं को मैं लिया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला अगर मैं बात करूँ तो अंतरिक्ष और रक्षा से बात करते हैं, डिफेंस है, स्पेस एंड डिफेंस है। तो आपका मिशन दिव्य अस्त्र है, ठीक है। दूसरा गगनयान है, तीसरा इसरो नासा निसार है, चौथा है प्रोजेक्ट कुइपर और आईएनएस, पाँचवा है आईएनएस। तो मिशन दिव्यास्त्र में आपको पता है कि MIRV तकनीक के साथ अग्नि 5 का परीक्षण हुआ है। गगनयान में भारत का पहला मानव मिशन व्योमित्र शुरू हुआ है, और इसरो नासा निसार के आंसर में रडार इमेजिंग सैटेलाइट का हुआ, ठीक है। प्रोजेक्ट कुइपर की अमेजन की पूरा इंटरनेट सेवा है, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा, मैं इससे क्वेश्चन करा देता हूँ। तो ये जो पर्यावरण से रिलेटेड है, तो 5 से ये आप पाँचों देख लीजिएगा, ठीक है। ये शॉर्ट में आपका रिवीजन का काम करेगा, ठीक है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और समझ में आएगा। ये अर्थव्यवस्था से जो और बैंकिंग से है, तो ये पांचों हॉट टॉपिक रहा है, तो ये देख लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है अगला टॉपिक में खेल जगत से, तो नीलामी के, और ये है, और ये ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। फिर सरकारी योजना से देखें तो ये जितने भी टॉपिक है ये भी बहुत फेमस है। ये तो पूछता ही है, लोकपाल न्यायमूर्ति M खानविलकर बहुत पूछता है, तो ये भी देख लीजिएगा। और अगला देखते हैं भूगोल के अंतर्राष्ट्रीय ज्योग्राफी से, तो ये भी है, ठीक है। कच्चा द्वीप ये तो जरूर आएगा एग्जाम में, और ब्रिक्स से भी क्वेश्चन आएगा। और ये 7वां है आर्ट से, तो ये 5वां है, ठीक है। तो हम लोग का 7 में मैंने 5 करके 35 दिया था, और 35 ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग ना इससे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि गगन मिशन के तहत अंतरिक्ष में भेजी जाने वाली भारत की पहली महिला रोबोट का नाम क्या है, तो आपको पता है व्योमित्र है। निसार उपग्रह मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त प्रोजेक्ट है, तो इसरो और नासा का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि INS संधायक, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, किस प्रकार का जहाज है, तो ये सर्वे वेसल है, ठीक है, सर्वेक्षण पोत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट कुइपर जो वैश्विक स्तर पर हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने की एक किस कंपनी से संबंधित है, तो ये अमेजन से। कौन से, तो अमेजन से, ठीक है। अगला है कि मार्च 2024 में मिशन दिव्यास्त्र का मुख्य उद्देश्य किस मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण था, तो अग्नि 5 का था, ठीक है। और किस तकनीक पर था, तो MIRV तकनीक के साथ। रक्षा क्षेत्र में प्रयुक्त MIRV तकनीक का पूर्ण रूप क्या है, तो MIRV की तकनीक का पूर्ण रूप है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसरो का निसार मिशन मुख्य रूप से किस प्रकार की तकनीक का उपयोग करता है, तो यह करता है डुअल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मिशन दिव्यास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण है, और MIRV तकनीक ही मिसाइल को अलग अलग स्थानों पर कई हथियारों को ले जाने में सक्षम बनाती है, तो ये दोनों सही है, तो आपका C आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला है कि गगन मिशन के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए भारत ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया था, तो किसके साथ किया था, तो रूस के साथ किया था, ठीक है। अगला है कि INS संधायक के संदर्भ में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो प्राथमिक कार्य होता है समुद्र की गहराई को समुद्री रास्तों का मानचित्रण करना, ठीक है। तो ये आपका 10 क्वेश्चन हो गया पहले टॉपिक से, ठीक है। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, इसके कोई बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखिए, मिसाइल वीमेन और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं। तो मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो टेसी थॉमस को कहा जाता है मिसाइल वुमेन, ठीक है। वे अग्नि 5 की महानिदेशक थी, ठीक है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया सबको पता है APJ अब्दुल कलाम को। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो K Sivan को। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो रितु करिंधाल को, चंद्रयान 2 की मिशन की निदेशक थे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा।
फिर हम इसरो से देख लेते हैं क्वेश्चन कि इसरो का अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में क्या था। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। किस दिन? 15 अगस्त, देख रहे हैं, आज़ादी के दिन हुआ हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारत की पहली उपग्रह कौन थी? तो आर्यभट्ट। कब हुआ था? 19 अप्रैल 1975 में। इसे सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी लॉन्च व्हीकल कौन था? तो SLV-3 था। इसे रोहिणी उपग्रह लॉन्च किया हुआ था। और रोहिणी उपग्रह देखिए, पहला तो आर्यभट्ट है, लेकिन स्वदेशी रूप से कौन था? तो रोहिणी था। ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ है? ये श्रीहरिकोटा है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ है? तो ये तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में है। ठीक है। तो ये सब स्ट्रेटेजी के हैं, याद रखिएगा। अब हम रक्षा प्रणाली से देखते हैं। तो रक्षा और मिसाइल प्रणाली से देखेंगे तो IGMDP कार्यक्रम, भारत की 5 मुख्य मिसाइलें कौन है? तो उसको शॉर्टकट में पटना बोलते हैं। प से पृथ्वी, अ से अग्नि, टी से त्रिशूल, एन से नाग और ए से आकाश। ठीक है। और पटना, इन लोग के बारे में देख लीजिएगा। पृथ्वी क्या है? सतह से सतह। अग्नि क्या है? त्रिशूल क्या है? नाग क्या है? आकाश क्या है? ठीक है। तो और इसका किसने किया था विकास? तो डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में किया गया था। मतलब APJ अब्दुल कलाम ने ही ये 5 का क्या किया था? विकास किया था। भारत की पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कौन है? तो ICBM कौन है? तो अग्नि 5 है। नाग यह क्या है? यह एक दागो और भूल जाओ यानी फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है। ब्रह्मोस क्या है? यह भारत और रूस द्वारा विकसित दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी। ठीक है। INS अरिहंत क्या है? भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। फिर अगर हम देख लेते हैं कि विश्व में प्रथम कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहले व्यक्ति कौन है? तो यूरी गागरिन थे। कहाँ के थे? सोवियत संघ 1961 में गए थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति तो नील आर्मस्ट्रांग कब रखा था? 20 जुलाई 1969। और किससे गया था? तो अपोलो 11 से गया था। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला तो वेलेंटिका तेरेस्कोवा थी। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। कब गए थे? 3 अप्रैल 1984 को CUG-T11 मिशन। और आपको पता है कल्पना चावला पहली महिला थी। ठीक है, भारत की कल्पना चावला। तो अब हम लोग सेक्शन दूसरा देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे किस वर्ष पूरी तरह नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो वह है 2030 तक। ठीक। विश्व का पहला नैनो यूरिया संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थापित होगा? तो ये कौन सी में होगा? तो ये होगा हमारे गुजरात कलोल में। अगला क्वेश्चन है कि सार्कोपोड जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा, किस प्रक्रिया के लिए उपयोग की जाने वाली एक विवादास्पद तकनीक है? तो यह इच्छा मृत्यु। ठीक है। फिर कौन है कि किस वर्ष 2025 में आयोजित होने वाले COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन का मेजबान देश और शहर कौन सा है? तो यह है बेलेम, ब्राज़ील। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि CRISPR Cas9 तकनीक जिस चिकित्सा के क्षेत्र पर एक क्रांति माना जा रहा है, मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोग की जाएगी? तो ये जीन स्पांदन यानी जीन एडिटिंग के लिए। ठीक है। अब बोला है कि नैनो यूरिया के संदर्भ में तरल यूरिया की 500 मिलीलीटर की एक बोतल लगभग कितने पारंपरिक दानेदार यूरिया के बैग के बराबर प्रभावी हो गए? तो ये एक बैग 45 किलो के। ठीक है। मतलब 500 मिलीलीटर में ही है ना, मतलब आधा लीटर में आपको 500 किलो जो आप एक बैग में 45 किलोमीटर जो यूरिया लेते हैं उसके बराबर ये आधा लीटर जो बोतल में आएगा उसके बराबर होगा। ठीक है। तो ये नैनो यूरिया का है। नेट जीरो रेलवे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे की मुख्य रणनीति क्या है? तो यह है 100% विद्युतीय और नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग। COP30 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में अमेजन वर्षावनों का संरक्षण एक मुख्य मुद्दा है। यह सम्मेलन ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित किया जा रहा है क्योंकि बेलेम कहाँ है? तो बेलेम अमेजन नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है। CRISPR तकनीकी में Cas9 वास्तव में क्या है? तो यह एक आणविक कचिका यानी मोलिकुलर सीजर है की तरह कार्य करने वाला एक एंजाइम है। ठीक है, एक एंजाइम है। सार्कोपोड तकनीकी कार्य के दौरान किस गैस का उपयोग करने के ऑक्सीजन के स्तर को कम किया जा रहा है? तो यह है नाइट्रोजन को। ठीक है, तो याद रखिए। आगे हम लोग देख लेते हैं इसका कुछ स्टैटिक जी के। तो पारिस्थितिक शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने। पारिस्थितिक तंत्र का शब्द सबसे पहले किसने दिया था?
देखिए पारिस्थितिक का, इकोलॉजी का दिया था अर्नेस्ट हैकल ने, लेकिन इकोसिस्टम का दिया था एजी टॉन्सले ने। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन पहले एग्जाम में, ठीक है। अर्नेस्ट हैकल इकोलॉजी, इकोसिस्टम तो एजी टास्ले, सिस्टम ट आई तो टास्ले हुई, ट से टास्ले, ट से टम यानी टास्ले। इस तरह कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र के 2 प्रमुख घटक कौन कौन से, तो जैविक और अजैविक। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो एक दिशीय होता है। 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था, तो आपको मैंने बताया था लिंडमैन ने दिया था। एक स्तर से दूसरे स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही जाती है। सम्मेलन और संधियाँ, ठीक है, देखते हैं। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। ये बहुत बार पूछा है। क्योटो प्रोटोकॉल ये बहुत बार पूछा है, कब हुआ था, 1997 में लागू, 2005 में हुआ था। और किसके लिए, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए हुआ था, ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कब हुआ था, 1987 में ओजोन परत के क्षरण के लिए, सेप्सिस पर रोक के लिए। रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था, कहाँ, ईरान में, और आर्द्र भूमि वेटलैंड संरक्षण के लिए। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में। इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है, तो पूछ सकता है। और ये सब स्ट्रेटेजिक है। अगला देखते हैं कि वायु प्रदूषण सबसे अच्छा सूचक कौन है, तो लाइकेन होता है। जहाँ SO2 ज़्यादा होगा वहाँ लाइकेन नहीं उगेंगे, ठीक। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ओजोन परत की मोटाई का मापन कौन करता है, डॉप्सन करता है। मीनामाटा रोग कौन सा होता है, मरकरी के द्वारा होता है। इटाई किसके द्वारा होता है, तो कैडमियम के द्वारा होता है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किसकी अधिकता से होता है, तो नाइट्रेट के। देखिए ये सब भी क्वेश्चन है, बहुत ही पूछे जाते हैं, तो जरूर याद रखिएगा। अब पूछा जाए क्वेश्चन है कि जैव विविधता और भारत, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। अब इसे क्या कहते हैं, रामगंगा नेशनल पार्क कहते हैं, ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। भारत का साइलेंट वैली केरल में है और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली केरल में है, ठीक है। लेकिन अगर बोल दे कि फूलों की घाटी कहाँ है, ये शांत घाटी कहाँ है, केरल में, लेकिन फूलों की घाटी कहाँ है, तो उत्तराखंड में, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा, और कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, तो 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब हुआ था, तो 1992 में, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है पर्यावरण से बहुत आते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को। और जैव विविधता दिवस 22 मई को। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। तो ये सब जितने भी दिवस है याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे सकता हूँ इकोसिस्टम से। तो यह है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो सूर्य का प्रकाश होता है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है जी, तो रेड डाटा बुक जारी करता है कौन, तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी IUCN का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। भारत में पारिस्थितिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो रामदेव मिश्रा को। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओजोन परत वायुमंडल किस भाग में होता है, तो समता मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत टाइगर हैं। जल प्रदूषण मापने हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो कौन किया जाता है, BOD, ठीक। BOD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एजेंडा 21 का संबंध किससे था, तो सतत विकास से। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। अगला, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कौन था, ग्रीन हाउस गैस कटौती, ठीक है, यानी ग्रीन हाउस में कमी करना था। तो ये आपका था। और अगला हम लोग सेक्शन देखें तो इकोनॉमी और बैंकिंग से देखते हैं। तो ये हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा लंबा क्लास हो जाता है और आप लोग देखते नहीं हैं लंबा क्लास। तो अगर आपको लंबा क्लास चाहिए तो बोलिएगा कमेंट में, तो मैं लाऊंगा, नहीं तो मैं छोटा छोटा ही क्लास लाऊंगा। तो चलिए अभी बस इतना ही। और देखिए, जैसे ही आपका ये NTPC ख़त्म का होने वाला है, मतलब ख़त्म करूँगा, इसके बाद में ना BPSC AEDO का क्लास शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जस्ट इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो
तो जितने भी जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना। बाकी कमेंट जो मैं बोलता हूँ कमेंट करते रहना। ओके बाय, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वायरस बाबा पर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।